राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर से रांची पहुंची और देवघर से रांची पहुंचने पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट का राष्ट्रपति का सीएम हेमंत सोरेन ने खास अंदाज में एयरपोर्ट पे स्वागत किया और राष्ट्रपति ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बताया यह जा रहा है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे शहर में व्यवस्था और कानून व्यवस्था चाक चौबंद की गई। उपायुक्त मंजुनाथ के निर्देश अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो राष्ट्रपति ने यहां जब पहुंची तो उनका एयरपोर्ट पे जोरदार स्वागत किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर से रांची पहुंची और यहां पहुंचने पे उनका अभिवादन स्वीकार, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए उनका यहां पे राष्ट्रपति भी नजर आए और उनका स्वागत राष्ट्रपति का यहां पे किया गया। राज्यपाल ने, कई दिग्गज उनके साथ यहां पे मौजूद थे। तो तीर्थ पुरोहितों ने शंखनाद कर उनका भव्य स्वागत किया। यहाँ पे राज्यपाल थे और जिन्होंने उनका स्वागत किया उनके साथ कई दिग्गज थे। और वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए हाईकोर्ट के उद्घाटन समारोह में वो पहुंची और यहाँ पे उसका उद्घाटन किया। खबर दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी के नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग का मामला है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा है। स्वामी से मामले में कल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 मई को 11 बजे होगी सुनवाई और सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी की मांग का विरोध किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार है। 26 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। तो राहुल गांधी के नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग का मामला है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा है। ज्यादा जानकारी इस पे पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से देंगे। पीयूष, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से इस मामले में जवाब मांगा है। निश्चित रूप से अगर बात करें तो राहुल गांधी को चूंकि नया पासपोर्ट बनवाना है, लेकिन इसमें एक अड़चन है। दरअसल राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी चाहिए होगा। इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन एवेन्यू कोर्ट ने अब 26 मई को अगली सुनवाई यानी कि परसों अगली सुनवाई होगी। और सीधे तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें तो उन्होंने राहुल गांधी की एनओसी की मांग का कहीं ना कहीं विरोध किया है, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर आज ये कहा कि चूंकि मामला 2018 से लंबित है, उससे उनके जो वकील हैं हमेशा कोर्ट में पेश होते हैं, यह पासपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये राइट टू ट्रैवल यानी कि मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं है। तो निश्चित रूप से सुब्रमण्यम स्वामी कल जवाब दाखिल करेंगे। इसके अलावा परसों इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन आज जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद जता रहे हैं राहुल गांधी और उनके जो वकील हैं कि शायद राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल जाए, यानी कि जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है यानी एनओसी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिल सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जब 26 मई को अगली सुनवाई होती है तब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से क्या कुछ जवाब चूंकि कल दाखिल करेंगे वो, तो क्या कुछ जवाब उनकी ओर से दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी करता है और राहुल गांधी की ओर से चूंकि मांग की ही जा रही है एनओसी के लिए, तो निश्चित रूप से अब देखना होगा, 26 मई का इंतजार करना होगा। क्योंकि आपने देखा कि संसद को सदस्यता जाने के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपना जो डिप्लोमेटिक उनका पासपोर्ट था उसको सरेंडर उन्हें करना पड़ा था। तो निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी को देश से बाहर जाने की जरूरत होगी तो उन्हें पासपोर्ट की जरूरत होगी और पासपोर्ट बनवाने के लिए कहीं ना कहीं एनओसी की जरूरत होगी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आज सुनवाई होने वाली थी। सुब्रमण्यम स्वामी से कल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और इस पूरे मामले में 26 मई को अगली सुनवाई होगी।
तो ऐसे में यहाँ पे पीयूष, मैं ये भी जानना चाहूंगा, कोर्ट ने ये भी कहा कि राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार है। लगता है कि कोर्ट का रुख इस मामले में काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है, कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा, चूंकि राहुल गांधी के जो वकील है हमेशा कोर्ट में पेश होते हैं, यानी कि राहुल गांधी की बातों को रखते हैं, और कोर्ट ने ये भी कहा चूंकि लंबा वक्त 2018 से ये पूरा मामला लंबित है, राइट टू ट्रेवल मौलिक अधिकार है, कोर्ट की जिस तरीके से टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी कल इस पूरे मामले में जब जवाब दाखिल करेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में, तब देखना होगा कि क्या कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी के बिल्कुल उनका तर्क क्या रहता है, उनका जवाब क्या रहता है, इस पे नजर रहेगी। आप मेरे साथ बने रहिए पीयूष, और कुछ खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। खबर दिल्ली से है, जहां हाईकोर्ट से सतीश चंद्र वर्मा को बड़ा झटका लगा है और आईपीएस अधिकारी की दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट से सतीश चंद्र वर्मा को बड़ा झटका लगा है और आईपीएस अधिकारी की दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा है और इस पे ज्यादा जानकारी पीयूष देंगे। पीयूष, सतीश चंद्र वर्मा से जुड़ा ये पूरा क्या मामला था जिसमें उनको बड़ा झटका लगा? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली के हाईकोर्ट में आज गुजरात के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने की केंद्र के एक आदेश को कहीं न कहीं दिल्ली के हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है, क्योंकि कोर्ट ने सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले ही बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो खारिज कर दी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि वर्मा ने इशरत जहां पे फर्जी मुठभेड़ बताया जाता है, वहां पे उस मामले की जांच में कहीं न कहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की सहायता की थी। तो आज कहीं न कहीं जो दिल्ली हाईकोर्ट है उससे सतीश चंद्र वर्मा को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। सतीश चंद्र वर्मा की अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी के केंद्र के आदेश को बरकरार रखा है। तो निश्चित रूप से सब जहां एनकाउंटर केस की जांच में शामिल रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा, उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने का ये मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था और कहीं ना कहीं एक बड़े झटके के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि जब आगे क्या कुछ सतीश चंद्र वर्मा का रुख रहने वाला है, क्या कुछ वो अगले जो अदालत है, अगली अदालत है उसका दरवाजा खटखटाते हैं और क्या ऊपरी अदालत से, अगर हम बात करें अगली अदालत से कहीं ना कहीं सतीश वर्मा को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल आज सतीश वर्मा को एक बड़ा झटका जरूर लगा है दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ और खबरों पर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है और मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका वापस ली है। पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर बेल मांगी थी। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका वापस ली है और पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर बेल मांगी थी। तो जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चूंकि मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, ईडी सीबीआई लगातार पिछले दिनों उनसे पूछताछ करती रही और उसके बाद शराब नीति घोटाले में वो जेल में बंद। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो अपहरण से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो आरोपी है मनीष सिसोदिया, उन्होंने अपनी जो अंतरिम जमानत याचिका है वो चूंकि वापस ले लिया है। चूंकि अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला पहले से ही सुरक्षित है। ऐसे में आज मनीष सिसोदिया की ओर से कहीं न कहीं जो अंतरिम जमानत की याचिका है वो वापस ले ली गई है, क्योंकि लगातार
मनीष सिसोदिया की मामले की अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कई कानूनी पहलू होते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने जो अपनी अंतिम दिल्ली हाई कोर्ट में जो लंबित अंतरिम जमानत याचिका है उसको वापस ले लिया है। क्योंकि अगर आपने देखा हुआ किस तरीके से मनीष सिसोदिया को इसी साल के फरवरी में आबकारी नीति घोटाले मामले में कथित तौर पर अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, लगातार उनके खिलाफ जो मामले दर्ज है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उस मामले में कहीं ना कहीं जांच कर रही है। पूरा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं चूंकि कानूनी कई पहलू होते हैं, मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो लंबित अंतरिम जमानत याचिका है उन्होंने वापस ले ली है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन ना करवाना और समारोह में ना बुलाना अपमान है, ये राहुल गांधी ने लिखा है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है ये, राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। और संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट किया है और इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मांग ये की जा रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं राष्ट्रपति से कराना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने नए संसद भवन को लेकर हो रही बयानबाजी पे कांग्रेस और पूरे विपक्ष को घेरा और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। नया संसद भवन भव्य रूप से बनकर तैयार हो गया है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसको लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, 19 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है और कहीं न कहीं से उस उद्घाटन समारोह का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने आज़ादी के अमृत काल में दुनिया का सबसे अच्छा संसद भवन, यानी सब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े अच्छे संसद भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है और उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जो बाइकाट कर रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। यह संसद भवन का निर्माण हो रहा है, ये चुनाव नहीं है। चुनाव में कोई ना प्रधानमंत्री बनने वाला है, ना यहाँ कोई राष्ट्रपति बनने वाला है, ना लोकसभा अध्यक्ष बनने वाला है। लेकिन चुनाव नहीं होने के बाद भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की बाइकाट करने का, अर्थात इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन कराना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से नहीं। राहुल गांधी ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया। सिर्फ राहुल गांधी जी सलाहकार हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? तो अपनी पार्टी को सलाह दें, अपना मुकदमा लड़ें। अभी संसद के सदस्य भी नहीं है, पूर्व सदस्य के नाते जो सलाह देना है कांग्रेसियों को दें, पूर्व अध्यक्ष के नाते कांग्रेसियों को दें। उद्घाटन होने जा रहा है, आमंत्रण गया है, आना है उनको आवें, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, उनकी इच्छा है। लेकिन आते तो देश के इतिहास में होता कि जब लोकतंत्र का कोई पर्व होता है तो दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग एक साथ दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस इस चरित्र को भूल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी इसका बहिष्कार किया है उद्घाटन समारोह का। पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लोगों से ही कह दिया है कि हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। आपसे भी कहीं ना कहीं अपील की गई। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़े और दलित प्रत्याशी बना करके उनको बलि का बकरा बना दिया। जब इनके पास विधान परिषद और राज्यसभा में भेजने का मौका था, तब इन्होंने कपिल सिब्बल जी को निर्दलीय भेज दिया। तब उस समय इन्होंने अन्य दूसरे जयप्रदा जी को भेज दिया। तब इनको पिछड़ों की दलितों की याद नहीं आई थी। और आज जब जानते हैं श्री अखिलेश यादव जी और कि कतई किसी कीमत पर इस चुनाव को जीत नहीं सकते, तब उनको प्रत्याशी बना दिया, जो बना करके उनको बलि चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वास्तव में वो पिछड़ों और दलितों के सच्चे हितैषी हैं, 2024 का जब विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव होगा, तब मेरी नज़र रहेगी उनके ऊपर, वो पिछड़े को भेजते हैं कि दलित को भेजते हैं। आज नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी नहीं चलेगी।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो इसके साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। नया जयपुर में देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गुरुवार को गुरु पुष्य संयोग के अवसर पर पीला ध्वज फहराया जाएगा और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने श्री राम मंदिर परिसर स्थित देवस्थान विभाग के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु पुष्य दुर्लभ संयोग है और इस अवसर पे ओम लिखे पीले रंग का ध्वज प्रदेश के सभी देवस्थान मंदिरों में लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत सुबह 7 बजे जयपुर शहर के बड़ी चौपड़ स्थित कल्की मंदिर से की जाएगी और इस दौरान देवस्थान मंदिर यानी जो देवस्थान मंत्री है उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक 26 मई को उद्योग भवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन दर्शन की सुविधा मिलेगी। और कटिहार के लोहिया में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मनरेगा योजना से निर्माणाधीन कचरा उठाने को लेकर कचरा वैन को विभिन्न वार्ड के लिए रवाना किया गया। बता दें कि पंचायत समिति सदस्य सुशील शर्मा ने संयुक्त रूप से कचरा उठाने को लेकर अवशिष्ट कचरा वैन का हरी झंडी दिखा के पंचायत के विभिन्न वार्ड के लिए रवाना किया। सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश ने शहर की तरह गांव में भी पंचायत के विभिन्न वार्डों के घरों से निकलने वाले कूड़े आदि ठोस कचरे का भी निस्तारण किया गया है, यानी उसका भी उस कूड़े को भी उठाया जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं कचरा वैन को विभिन्न वार्ड के लिए रवाना होने से ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। मैनेजमेंट के तहत बिहार के सभी पंचायत में जितने भी अपशिष्ट है घर परिवार गांव में प्रत्येक परिवार से कलेक्शन करके एक जगह एकत्रित करना है, फिर उसको उसके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग करना है और उससे खाद भी निकालना है और जो ये है बाकी वेस्ट है उसको अलग अलग ढंग में जो है अलग अलग कार्य में उसको लगाना है। तो इस दिशा में आज हम लोग बस्तौल पंचायत में है और यहाँ का 14 वार्ड को और स्वच्छता के लिए मिशन में लगे हुए जो स्वच्छता गृही है वो लोग को गाड़ी दिया गया है। सहरसा में आधे घंटे की हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दी। मुख्य सड़क हो या नाली हो या मोहल्ला हो या गली हो, हर तरफ पानी पानी दिखाई दिया, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुई। ऐसे में नगर निगम प्रशासन द्वारा बारिश से पहले की तैयारी नहीं करने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले से तैयारी कर लेता तो इस तरह के हालात नहीं बनते। सहरसा नगर निगम ये 20 सालों का विकास है। यहाँ करोड़ों की लागत से पूरे शहर में नाला का निर्माण किया गया है, लेकिन जल निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसके लिए लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग त्राहिमाम है, परेशान है। यहाँ स्कूल के बच्चे को स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में दिक्कतें हो रही है। प्रशासन कहाँ है, हम लोग को कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य है शहर का, हमारे शहर का, और यहाँ का सारा सिस्टम फेल्यूर है। और एक तरह से कहा जाए तो सहरसा समस्याओं का शहर बन करके रह गया और इसको निकालने वाला कोई नहीं है। एक जनप्रतिनिधि जो हमेशा किसी न किसी पद पर है, कभी विधायक बने, कभी मंत्री बने, अभी सांसद हैं, उनके घर के लोग नगर परिषद के सभापति के रूप में पिछले 20 वर्षों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया गया है। सहरसा को सिर्फ बदहाली की ओर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।